हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन पर टैप कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर टैप कर दें ताकि आपके पास हमारे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जाती रहे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखेंगे अर्थ। मानव अतीत को संजोए रखने का एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस क्रम की जानकारी देता है जब मानव अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। जैसे हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं, मानव अतीत के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो जिन साधनों से हमें जानकारी मिलती है वो उस इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। ये तो पता चल गया। और हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं, मानव का विकास पढ़ते कि मानव का प्रारंभिक अवस्था कैसा था और उसके बाद विकास किस प्रकार हुआ। और वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में जहाँ पर हम हैं, ये मानव का क्रमिक विकास का एकदम चरम सीमा पर हम लोग वर्तमान में आते हैं। समझ में आ गया ये चीज़ें। और इससे क्या पता चलता है कि हम इतिहास क्रमिक तौर पर पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हुआ। जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पाषाण युग। फिर दिन क्या पढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये क्रमबद्धता है। गॉट इट। राज तरंगिणी एक बुक है जो कि कश्मीर के राजाओं पर लिखा गया, जो कि कल्हण ने लिखा। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा, एक स्लोगन है, एक संस्कृत में उन्होंने लिखा है, सलाध्य स एव गुणवान राग वेश बहिष्कृता भूतार्थ कथने यशस्से अस्थायी ये सरस्वती। इसका अर्थ होता है कि जो प्राचीन वृत्तांतों का इतिहास के निरूपण में वही का इतिहास का प्रशंसनीय और निष्पक्ष माना जा सकता है, जिसकी दृष्टि न्यायाधीश की भांति राग एवं द्वेष से मुक्त हो। इसे सबसे बेहतर एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगी। जैसे मैं कोई इतिहासकार बन गई और मुझे अकबर के बारे में लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ और अकबर को एक महान राजा के रूप में मानती हूँ, तो मैं अगर उसके बारे में लिखूँगी तो उन्होंने जो बुरा भी किया है उसे भी मैं अच्छा के तौर पे दिखाऊँगी, उसकी कोई बुराई ही नहीं दिखाऊँगी। लेकिन अगर वहीं पर मैं उसे बहुत ख़राब शासक मानती हूँ, मेरे माइंड में पहले से ही है कि वो बुरा शासक है, तो उन्होंने जो अच्छा किया वो भी नहीं बता पाऊँगी, मैं नहीं बता पाऊँगी, उसके बारे में बुरा ही लिखूँगी। तो एक इतिहासकार को जिस तरीके से न्यायाधीश क्या होता है, न्याय देने में कभी भी ऊपर किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता। जिस तरफ से विटनेस आता है, उसे जो लगता है, जो सबूत होते हैं, उसके आधार पर वो न्याय देता। उसी तरीके से एक इतिहासकार को भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं। जैसे पाषाण युग की बात करें तो वहाँ हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलती, लेकिन पाषाण तो मिलती है, उपकरण तो मिलती है, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य है। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आएगा। समझ में आ गया। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऑलरेडी पुरातात्विक स्रोत है लेकिन लिखित साक्ष्य भी है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, तो वहाँ पर हमें है ना लिटरेचर दिखती है, हमें लिपि दिखता है, पर आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। थर्ड जो है वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पर हमें पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है और उसे हम समझने में सामर्थ्य भी है। ओके। और जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है वो 3 प्रकार के, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशिक यात्रा के विवरण। और आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मूर्ति आदि अवशेष मिलते हैं। जैसे अगर प्रामाणिक जानकारी का ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी स्थान को खोजते हैं, उसके बाद उसका उत्खनन करते हैं और हमें वहाँ से किसी देवी देवता की मूर्ति मिल जाती है, तो हम क्या उससे प्रमाण मिलता है कि उस समय लोगों को मूर्ति कला के बारे में ज्ञान था। तो ये प्रमाण है। ये भी प्रमाण मिलता है देवी देवता की मूर्ति है तो उस टाइम में पूजा पाठ किया जाता था, तो हमें पुरातात्विक स्रोत से प्रमाण मिलता है, प्रामाणिक जानकारी मिलती है। गॉट इट? इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? अभिलेख आ सकता है, स्मारक आ सकते हैं, भवन आ सकते हैं, सिक्के आ सकते हैं, मूर्तियाँ आ सकती है, चित्रकला आ सकते हैं, मुहर आ सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सब मार्टिक व्हीलर के अनुसार उन्होंने कहा कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोजता बल्कि वो मनुष्यों को भी खोजता है, वो तथ्यों का अन्वेषक होता है। ओके, गार्डन चाइल्ड कहता है भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। बीपी लाल बोलते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृति की व्याख्यायित करता है। गॉट इट? कि ये जो कुछ पुरातत्ववेत्ता है, पुरातत्वविद है, वो कुछ सेंटेंस बोले, ये नेट में पूछी जा सकती है कि अगर किसी सेंटेंस को लाके रखते, जैसे बोल दे कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है, और इस वाक्य को किसने कहा, तो आप यहाँ पे बता सको कि गार्डन चाइल्ड ने कहा। तो इसके लिए आप याद कर लो इसे। पुरातत्वविद सामग्री प्राप्त करने के लिए पुरातत्विक स्थलों का अन्वेषण यानी कि खोज सर्वप्रथम करनी हो पड़ती है। इसके पश्चात उस स्थान को उत्खनन यानी खुदाई करने की से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसका अध्ययन करने से प्राचीन संस्कृति के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हम दो वर्ड्स को देखते हैं। पहला अन्वेषण यानी कि खोज, दूसरा उत्खनन यानी खुदाई। इससे हम आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण अर्थात खोज। सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की पहचान यानी कि खोज की जाती है जब किसी स्थल की ऊपरी सतह पर थोड़ी खुदाई पर ऐसे वस्तुएं मिलने लगती है जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं होती, तब वो स्थल की पहचान एक पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। गॉट इट? इसके पश्चात पुरातात्विक स्थल की गहराई से खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों का उद्घाटित किया जाता है। यथा हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसके पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। समझ में आया? पहले अगर हम ऊपरी सतह पर कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाती है जो अभी यूज नहीं हो रही है, तब हम उसको एक पुरातात्विक स्थल के रूप में देखते हैं और फिर उसकी खुदाई करते हैं और फिर उसमें से कुछ ऐसी वस्तुएं मिलने लगती है जो आज यूज नहीं हो रही और पुराने समय की, तो वो एक पुरातात्विक स्थल बन जाता है। और उसकी पहचान किससे होती है? अन्वेषण रूप से होती है, जिसका मतलब होता है खोज। समझ में आ गया? फिर आती उत्खनन। उत्खनन यानी खुदाई। एक बार पुरातात्विक स्थल की खोज कर लेने के पश्चात उसकी खुदाई यानी उत्खनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। ओके, उत्खनन की जाती है, खोदा जाता है उसे। ये जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक लंबवत मतलब वर्टिकल, क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल। लंबवत उत्खनन में क्या होता है कि हम एक पुरातात्विक स्थल लेती है यानी कि अन्वेषण के द्वारा पुरातात्विक स्थल मिल जाती है, तो पुरातात्विक स्थल को लेने के बाद उसे मतलब अंदर की ओर खोदते चले जाते हैं, वर्टिकल खोदते चले जाते हैं, तो इससे हमें एक लेयर बाय लेयर ना सभ्यता दिखती है, लेयर बाय लेयर संस्कृति दिखती है, जिससे हम स्तरीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग संस्कृति रही होगी। जैसे 1 लाख साल पहले कोई और संस्कृति रही होगी, फिर वो खत्म हो गई, फिर दूसरा लेयर उसके ऊपर बना। वो हो सकता है कि वो 5,000 साल पुरानी, 50,000 साल पुरानी हो, फिर उसके ऊपर एक और लेयर हो, वो भी खत्म हो गई, फिर एक और लेयर आए। हो सकता है कि वो 10,000 साल पुरानी हो, फिर वो खत्म हो गई, फिर उसका एक लेयर है, हो सकता है कि वो 5,000 साल पुरानी हो। तो क्या देख रहे हैं कि सबसे नीचे का जो लेयर होगा, जो सभ्यता होगी, वो सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे ऊपर की सभ्यता होगी वो सबसे नवीन होगी। इस तरीके से हम कालक्रम को ज्ञात कर सकते हैं, एक ही स्थल पर कितनी सारी सभ्यता हुई होगी। समझ में आ गया? क्षैतिज
अब क्षैतिज पर बात करते हैं। ये लंबवत था, वर्टिकल था। अब क्षैतिज क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक स्थान को लेते हैं और उस स्थान पर व्यापक खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। गहराई की ओर नहीं जाते बल्कि विस्तार पूर्वक विस्तृत क्षेत्र भाग पर खुदाई करते हैं, ऊपर ऊपर से, जिससे हम किसी एक ही संस्कृति के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन एक संस्कृति के बारे में व्यापक तौर पर पता लगा सकते हैं। समझ में आया? ये नहीं पता लगा सकते कि उस स्थान में कितने सभ्यता रही होगी, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि ऊपरी सभ्यता जो यानी कि सबसे अभी उस स्थान की जो ऊपरी सभ्यता है, ऊपरी स्तर पर जो सभ्यता है, वो कितनी पुरानी है, कितनी विस्तृत है, वो हमें पता चला सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। व्हीलर जो है उन्होंने इसी पर कहा था कि लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी के बिना रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन रेल समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। आगे चलते हैं। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को देखते हैं, जो कि एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन जब वो जेम्स प्रिंसेप से उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना कार्यकुल क्षेत्र में बदलाव किया। उन्होंने पुरातत्व की ओर झुकाव महसूस किया और उन्होंने 1861 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में नवसृजित पद पर नियुक्त किए गए और फिर उन्होंने सारनाथ, सांची और तक्षशिला का भी उत्खनन किया, खोदा और 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निर्देशक नियुक्त कर दिया गया और उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कुछ बुक लिखी जिसमें स्केच ऑफ भरूच, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, कॉमर्स ऑफ इंडिया, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एरास, ये सारी बुक्स और भी बहुत सारी बुक्स है जो कि उसमें उन्होंने लिखी है। उनके द्वारा संग्रहित प्राचीन भारतीय मुद्राएं जो थी, वो कुछ मुद्राएं हैं जो ब्रिटिश संग्रहालय में अभी भी रखी हुई है। समझ में आ गया अलेक्जेंडर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से, तो 3 स्रोत है और तीनों स्रोत के अंतर्गत किस तरीके से आता है, ये एक छोटा सा आपको चार्ट है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभिलेख, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत का पहला प्रकार अभिलेख है। तो अभिलेख किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है। इसमें कुछ पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट्स है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, तामपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोजर कोई से प्राप्त अभिलेख प्रमुख है। इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। गॉट इट? मौर्य, सुंगोत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंस्क्रिप्शंस इंडेक्स नामक ग्रंथशाला में संकलित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के हैं। भारत के में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। D.R. भंडाकर के केवल ये जो D.R. भंडाकर है, उन्होंने जो अशोक का जो अभिलेख है उसके आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने सफलता भी हासिल किया। फिर हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे जा गए थे। मस्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उद्योलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवान प्रियदर्शी इन नामों से पुकारा गया है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख अपनी दरबारी विद्वानों से पढ़वाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल नहीं कर पाए, मतलब नहीं पढ़ पाए। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को
पढ़ पाया, जो कि अशोक के अभिलेख में लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि, उसे पढ़ने में सामर्थ्य हासिल की। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया, जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि में लिखी गई थी तथा दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि में लिखे होते थे। तो क्या हुआ, इससे उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में महारत हासिल कर ली। सातवाहन नरेश, पुलु मावी का नरेश, नासिक अभिलेख, प्रतिहार नरेश, भोज का ग्वालियर अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपारा अभिलेख इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख है। गैर सरकारी लेख, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वारा प्रतिमा पर हूँ राजा तोरामान के अभिलेखों का वर्णन है। गैर सरकारी लेख में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वैश्यनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभिलेख है उसको पढ़ने का, जो स्टडी करने का जो प्रोसेस है, यानी कि अध्ययन को स्टडी है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और फिर अभिलेख को जो है वो उनका जो टाइम पीरियड है, कालानुक्रम है, वो 4 तरीके से है: गोजरकोई, बहस्तून, पर्सिपोलिस, नवराष्ट्र। अब हम देखते हैं कि अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा प्रभावी रही, मतलब अशोक के बाद भी अभिलेख लिखे गए और इस काल में अनेक शासक मिलते हैं जिनके दरबारी घोषणाएं की गई हैं। इन अभिलेखों में प्रशासनिक कार्यों के प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। विभिन्न शासकों के नाम से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिनमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर लिखे गए हैं चार्ट में। जैसे अभिलेख है उसके किस शासक के द्वारा बनवाया गया, फिर उसमें क्या लिखा गया, इस तरीके से। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल में बनाया गया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया, नासिक अभिलेख गौतमी वल्लभ श्री ने बनाया, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त ने बनवाया, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने बनवाया, मंदसौर अभिलेख माला नरेश यशोधर्मन ने बनवाया, बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन ने बनवाया। और उन अभिलेखों में क्या वर्णन है ये एक बार आप देख लीजिएगा इस चार्ट को। गॉट इट? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है स्मारक और भवन। तो स्मारक और भवन से हम देखते हैं कि इसमें हम देखते ये मंदिरों को, स्तूपों को। तो इससे हमें पता चलता है कि आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह का आध्यात्मिकता रहा होगा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त जो भवन थी वो 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता का पता चलता है कि उस टाइम में भी लोग आध्यात्मिक रहे होंगे। ओके, नवीन सोच से अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अतरंजी, खेरा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहा का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया होगा। मतलब 1000 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था लोहे का, मतलब घर बनाने में या फिर स्मारक बनाने में, भवन बनाने में लोहे का प्रयोग किया जा रहा होगा। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। महलों और मंदिरों की शैली में वास्तुकला का विकास भी पर्याप्त प्रकाश बनता है। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की लकड़ी की बने भवनावशेष जो अभी ध्वस्त हो चुके हैं वो प्राप्त हुए। कौशाम्बी की खुदाई में महाराज उदयन का राजप्रासाद मिला एवं घोषिताराम नामक विहार के अवशेष मिले। इस तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिलते हैं जो कि उस समय की तत्कालिक जानकारी हमें प्राप्त करवाती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में तथा अजंता की गुफाओं के चित्र सुल्तानगंज के से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियाँ आदि से हिंदू और बौद्ध कला का बारे में पता चलता है, उनके विकास के बारे में पता चलता है, सभ्यता से के बारे में पता चलता है। उत्तर भारत की जो मंदिर है वो नागर शैली में बनाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत की जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती है। और जो मध्य भारत की शैली है जो मंदिर बनाई जा रही है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है जो वैसा शैली है। ओके,
दक्षिण भारत में तंबोज का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत के खजुराहो का कंदीरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। गॉट इट? भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, महायान बुद्ध स्तूप भी जिसे कहते हैं, तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जाता है। गॉट इट? अब नेक्स्ट आता है सिक्का। इसी तरह से अभिलेख, स्मारक और भवन के तरीके से ही सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें देती है, जो कि प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए जाते थे। 2006 से लेकर के 206 से लेकर से 300 ईस्वी तक के जो राजा थे, मतलब 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास जो है वो हमें मुद्राओं की सहायता से ही मिलती है। ठीक, कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथि भी खुदी होती है, जिससे हमें कालक्रम निर्धारण में सहायक सिद्ध हुई है। और पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और शीशे जैसी धातुओं से बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि उस पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था, और आहत इसे है ना पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। और ये जो इनका टाइम पीरियड, ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के होते हैं। जो ये पंचमार्क सिक्के होते हैं उन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं, और सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। पकाई गई मिट्टी के सिक्के का भी अधिकांश साँचे कुषाण, मतलब अधिकांश साँचे जो है, मतलब मिट्टी का जो सिक्का बना उसका साँचा जो होता है वो कुषाण काल के हैं, जो गुप्तोत्तर काल में लुप्त प्राय हो गए। और सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किया, वहीं सातवाहन ने शीशे की। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु के बनाए जाते थे, जिन पर प्राय किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्के पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। लेख एवं तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजाओं के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ, विशेषतः हिंद यवन शासकों का। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का मिला गुप्त काल में। ये तो समझ में आ गया। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर यूप अथवा कुछ पर अश्वमेध यज्ञ, तो कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है वो अश्वमेध यज्ञ करते होंगे, या फिर वो वीणा बजाते होंगे, या फिर वो संगीत प्रेमी होंगे। इस तरीके से हमें उनसे बारे में पता चलता है। और सिक्के को अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं मूर्तिकला और चित्रकला। मूर्तिकला क्या होती है? तो मूर्तिकला का जो निर्माण है, सबसे पहले मूर्तिकला का शुरुआत कुषाण काल में आरंभ हुआ, और कुषाण काल में मूर्तियों को वैदेशिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्वदेशिक मूर्तिकला का मूर्ति शैली जो बोलेंगे वो मथुरा कला है। भरहूत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन का अति सजीव झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला हमें जो है अजंता के चित्रों में देखने को मिल सकते हैं, और बहुत सारी चित्रकला हमें देखने को मिलती है। तो अजंता गुफा है, वहाँ पर भी हमें चित्रकला देखने को मिलती है। माता और शिशु और मरणासन, राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति के बारे में हमें पता चलता है। अजंता में बोधिसत्व, पद्म, पानी का चित्र बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आता है मुहरे। मुहरे क्या है? तो इससे क्या होता है, मुहरे से हमें इतिहास, उस टाइम के इतिहास के बारे में जानने को मिलती है। मुहरे से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम में कैसे लोग रहते थे, व्यापार कैसा होता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी वहाँ की। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और वसाड़ से पर्याप्त कांचली मिट्टी की मोहरों से के बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञात होता है। गॉट इट?
अब हम बात करते हैं, पुरातत्व हमारा कंप्लीट हो गया। अब पुरातत्व का काल निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसके दो पद्धति है। पहला पद्धति है कि कार्बन 14 पद्धति, और दूसरा है उष्मा द्विप्त पद्धति। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो पुरा स्थल होते हैं वहाँ पर जो उत्खनन के द्वारा पुरा वस्तु जो मिलती है उसकी आयु गणना के आधार पर उस स्थान का काल निर्धारण किया जाता है। ओके, कार्बन 40 एक रेडियो एक्टिव तत्व है और जिसकी जो अर्ध आयु है 5730 टू 5740 है, और प्रातात्विक कार्बनिक पदार्थों से में प्राप्त कार्बन 14 की शेष मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित कर लेते हैं, और प्रातात्विक वस्तुओं का काल ज्ञात होने के बाद उस स्थान का काल सुनिश्चित कर लिया जाता है। गॉट इट। और प्राचीन वस्तुओं की काल गणना में वृक्ष विलेय द्वारा पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम उपघटक आदि विधियों काफ़ी सफल प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आप चाहते कि और बेहतर कर सकते, कोई सुझाव हो, तो आप मेरे ईमेल पर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर टैप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड बाय। बाय बाय।